आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। लेकिन हमारे साथ चुके ग्रुप कैप्टन साहब जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत करेंगे। ईरान में भीषण तबाही, बरसी यूएस मिसाइलें, सैनिकों की मौत से भड़के ट्रंप। लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे ये खबरें आ रही हैं, बड़े पैमाने पे अब हम देख रहे हैं कि अमरीकी फौजी भी मारे जा रहे हैं और ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं होगा, ये भी हम जान रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार कौन है, इन्हीं तमाम इश्यूज पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, राशिद रिजवी साहब भी अभी जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम ग्रुप कैप्टन साहब से बातचीत करेंगे। ग्रुप कैप्टन साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और बहुत ही मुतवाजिन गुफ्तगू करने वाली शख्सियत, प्यारी शख्सियत। आप देखते हैं कि कितनी भी मुश्किलात हों, लेकिन ग्रुप कैप्टन साहब हमारे मुस्कुराते रहते हैं और उसी अंदाज में जवाब देते हैं। और वो एक मुस्बत पॉजिटिव सोच रखते हैं। पॉजिटिव सोच रखने वाला जो है वही जवान कहलाता है, क्योंकि पॉजिटिव सोच एनर्जी देती है। अभी भी इतने खराब हालात के बावजूद मुझे पूरा यकीन है कैप्टन साहब कहेंगे कि बहुत जल्द रुक जाइए, 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा और हम भी यही उम्मीद करते हैं। लेकिन कैप्टन साहब क्या लग रहा है आप, क्योंकि हालात तो बहरहाल खराब हो रहे हैं और लोग दोनों तरफ, ऐसा नहीं, क्योंकि अब सुप्रीम लीडर ने भी कह दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है कि अपना तुब्बुक कुब्बुक हटा लो हमारे गिरद पेश से, वरना इसको कब्रस्तान बना दिया जाएगा। जी कैप्टन साहब। शुक्रिया डॉक्टर रिजवी। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 2 दिनों से हमले जो हैं उनका दायरा बड़ा है। ईरान भी बड़ी बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान गल्फ कंट्रीज में अब इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर भी हमला शुरू कर रहा है। डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले हुए हैं। जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स हैं उन पर हमले हो रहे हैं। अमेरिका भी अब ईरान में गहराई में जाकर हमले कर रहा है। शुरू के 4-5 दिनों में हमने देखा कि ज्यादातर अमेरिका के जो हमले थे वो पर्शियन गल्फ के पास, बंदरगाहों के आसपास या पर्शियन गल्फ के अंदर ईरान के जो छोटे छोटे द्वीप हैं उन पर केंद्रित थे। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के आसपास अमेरिका के हमले केंद्रित थे शुरुआती 3-4-5 दिन में। लेकिन पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि अब अमेरिका ने सेंट्रल ईरान की तरफ और उत्तर ईरान की तरफ भी हमले शुरू कर दिए हैं। कुछ हमले जो हैं हाईवेज, रेल लाइंस और ब्रिजेस पर भी किए गए हैं। ईरानियन पावर प्लांट्स पर भी हमले किए गए हैं। ईरान की स्टेट मीडिया ने भी लोगों को बिजली बचाने की एक हिदायत दी है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इन हमलों के बावजूद ईरान कमजोर होने की कोई भी चिन्ह नहीं दिखा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, जब भी अमेरिका हमला करता है या जब भी पहले जैसे हम देखते थे इजराइल हमला करता था, वो सोचते थे कि ये एशियन मुल्क हैं, बहुत जल्दी ही डर जाते हैं, घुटने टेकने के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन ईरान ने दिखा दिया कि हजारों बॉम्ब्स गिरने के बावजूद ईरान जो है अपनी सही मांगों पर टिका हुआ है। बहरहाल नेतन्याहू अमेरिका में जा रहे हैं और अगले 1 हफ्ते में उनकी क्या स्ट्रेटेजी है ये थोड़ा बहुत आकलन हम कर सकते हैं। नेतन्याहू और हथियार मांगेंगे। नेतन्याहू अमेरिका को इनवाइट करेंगे कि अमेरिका और ज्यादा हमले करे। कल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये आया कि इससे पहले इजराइल में अमेरिका ने 30 एयर टू एयर रिफ्यूलर्स डिप्लॉय किए हुए थे। लेकिन पिछले 48 घंटे में अमेरिका ने 30 और एयर टू एयर रिफ्यूलर, जैसे उनके पास KC-145 स्ट्रेटो टैंकर्स हैं, इनको 30 और भेज दिए हैं इजराइल में। तो इजराइल की जो अलग अलग एयरबेस हैं, वहां पर रेमोन एयरबेस में और बेन गुरियन हवाई अड्डे में 60 से ज्यादा एयर टू एयर रिफ्यूलर जमा कर लिए हैं अमेरिका ने। तो इसके बारे में कयास क्या लगाएं? अब
एयर टू एयर रिफ्यूलर्स की दरकार तभी पड़ती है अगर फाइटर प्लेन को 2000 किलोमीटर दूर जाके बॉम्ब गिराना हो। तो फिलहाल तो हम देख रहे थे 1 हफ्ते से सिर्फ अमेरिका की जो एयरफोर्स के जहाज थे, नेवी के जहाज थे, वो गल्फ कंट्रीज से टेक ऑफ करते थे। कुवैत से टेक ऑफ किया, कतार से टेक ऑफ किया, बहरीन से टेक ऑफ किया और जाकर बम गिराया ईरान पर और वापस लौट आए। लेकिन 60 एयर टू एयर रिफ्यूलर्स जमा करके शायद कुछ अंदाजा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका या तो धमकी के लिए या वाकई लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने वाला है। अमेरिका के ज्यादातर बॉम्बर्स जैसे B-52, B-1B, B-2 बॉम्बर, ये सब तो नेटो देशों में तैनात हैं, कुछ अमेरिका में उनके मूल बेस में ही हैं। अगर वहां से उनको आना पड़े और ईरान पर बॉम्ब्स गिराना पड़े, तो फिर एयर टू एयर रिफ्यूलर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये अलग-अलग तरीके हैं ईरान के ऊपर दबाव डालने के लिए। क्या होने वाला है अगले 48 घंटों में? अगले 48 घंटों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो होने वाली है, वो है कि गल्फ कंट्रीज़ ने फिर से अमेरिका को बताना है कि आपके चक्कर में पहले तो अमेरिकन बेसेस पर हमले हो रहे थे, जो गल्फ कंट्रीज़ के यहाँ पर हैं। और अब गल्फ कंट्रीज़ ने अमेरिका को बताना है कि आपके चक्कर में यानी डोनाल्ड ट्रंप के बहकावे में आने के बाद से अब ईरान गल्फ कंट्रीज़ के भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू कर रहा है। देखिए, जब भी गल्फ कंट्रीज़ में ईरान कोई मिसाइल दागता है उनके पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर, रिफाइनरीज़ पर, ये समझना पड़ेगा कि ये रिफाइनरीज़ और ये कारखाने जो हैं, ये अमेरिकन ओन्ड हैं, अमेरिकन कंपनियाँ चला रही हैं। ये तो ईरान सोचता है कि क्योंकि ठीक है, ये अमेरिकन कंपनी है, कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोलियम डीज़ल बनाती है, लेकिन है तो अमेरिकन कंपनी, है तो अमेरिकन एसेट, तो ईरान इनको भी जायज़ टारगेट मानता है। जी डॉक्टर रिज़वी? जी बिल्कुल। और ये आपने बहुत क्लियर कर दिया। बड़ी अच्छी बात कही है कैप्टन साहब कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सऊदी, कतर, कुवैत, लेकिन आपने क्लियर कर दिया कि अमेरिकी कंपनी है। दरअसल इन मुल्कों पे अमेरिका का ही तसल्लुत है। हम तो बिल्कुल इस तरह से चीजों को देखते हैं कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई थी और एक कॉलोनियल एज जो है डेवलप हुआ और धीरे धीरे पूरा मुल्क पे कब्जा हो गया। भले ही हम उसको एक मॉडर्नाइज तरीके से देखें, लेकिन सूरत हाल बहुत वही है। हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा केज होता है, एक छोटा पिंजरा होता है किसी परिंदे के लिए। कुछ बड़े लोग जो होते हैं, रईस लोग जिसको कहते हैं, आप जैसे बोलते हैं कैप्टन साहब कि कुछ रईस लोग, बड़े लोग, वो थोड़ा बड़ा पिंजरा बना देते हैं। लेकिन पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। अच्छा, वो खाने पीने के लिए नकली जो है वो पेड़ बना देते हैं वहां पे, घोंसला नकली बना देते हैं, लेकिन वो सब नकली ही होता है। तो हो सकता है कि ये मॉडर्न एज में ये अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ये सब क्या है अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर अपनी मर्जी से आप एक बयान नहीं जारी कर सकते, आप बताइए ओआईसी का कहीं पता चल रहा है? कहीं है? लग भी रहा है कि उसकी कोई हैसियत है कोई? हाँ? कहीं कोई एक बयान भी, पहले तो बयान भी आ जाता था कैप्टन साहब, गाजा में लोग मारे जा रहे हैं, एक बयान तक नहीं। आप सोचिए इनकी क्या हैसियत है, क्या वक्त है। लेकिन कैप्टन साहब एक चीज और जो सामने आ रही है वो ये कि जोरान ममदानी ने अभी एक बयान आया है और वो ये कि सितंबर में बेंजामिन नेतन्याहू जाने की तैयारी में है, जाएंगे वो अमेरिका, तो न्यूयॉर्क जाएंगे यूएन के उसमें इजलास। तो वो कह रहे हैं कि हम गौर कर रहे हैं, मीटिंगें हमारी चल रही हैं कि क्या ऐसे किसी भी देश के राजनेता को हम अरेस्ट कर सकते हैं जो जिसके खिलाफ वारंट जारी हुआ, क्या हम कर सकते हैं कि नहीं? तो आपको क्या लगता है? मैं तो ये कह रहा हूं कि गिरफ्तार हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क का मेयर अगर इस तरह से कह रहा है कि अगर मुझे पावर मिली और कहीं भी गुंजाइश रही तो मैं बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट कर लूंगा, ये कितनी बड़ी बात मानते हैं? छोड़ दीजिए बाकी मुल्क। हाँ, डॉक्टर रिज़वी, अब देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने तो बहुत पहले ही
नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। पहल दक्षिण अफ्रीका ने ली थी जब ये प्रपोजल आया था। अ, तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। कम से कम जो देश सिग्नेटरी हैं आईसीसी के, उनको तो ऐसा करना चाहिए। आप देखिए, इस तरह के बयानों से एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट तो होता ही है। चाहे अमेरिका अरेस्ट करे या ना करे, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऐसा आता है कि आप देखिए इज़राइल के जो डिप्लोमेट्स हैं, वो ज़्यादातर बाहर दूसरे देशों में जाते नहीं हैं। इज़राइल के जो डिप्लोमेटिक कैडर है, वो दूसरे देशों में भी ज़्यादा बाहर निकलते नहीं हैं। चुपचाप अपने एम्बेसी के अंदर ही रहते हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू को ही आप देख लीजिए, वो विश्व में कहीं पे भी जाते नहीं हैं। जो अभी ओआईसी की बात हो रही थी, तो दुनिया भर में 55 या 56 मुस्लिम देश हैं। नेतन्याहू कहीं नहीं जाते हैं। और तो और आप देख लीजिए, भारत जो कि इज़राइल का इतना मजबूत दोस्त है, नेतन्याहू भारत भी आना अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत में भी हमारी अवाम का बहुत बड़ा तबका उनको वेलकम नहीं करेगा। तो नेतन्याहू तो अ अ, चाहे अरेस्ट हों या ना हों, अब वो दुनिया में 2-4 देशों में ही जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, इटली जाते हैं। बस वो गलत सोच भी नहीं सकते कि वो एक दिन नेतन्याहू की बात कर रहा हूँ कि एक दिन वो समझिए मिस्र में जाएँगे या तुर्की में जाएँगे। लोग उनके कॉन्वॉय के ऊपर अंडे फेंक देंगे। जी। बिल्कुल। और ये हालात जो है, अब देखिए कैप्टन साहब, इलेक्शन का पूरा माहौल है अभी, और वहां से जो रिपोर्ट आ रही है वो बेंजामिन नेतन्याहू के हक में नहीं है। पहले भी वो मुकम्मल तौर पे जीत करके नहीं आए। वो जोड़ तोड़ करके उन्होंने सरकार बनाई, और सरकार भी जो चली वो अमेरिका की मदद से चली। ये सबको पता है कि किस तरह से उसको चलाया गया, और ये जो जंग थोपी गई, ये पूरा जो मामला मकड़ जाल है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए था। क्योंकि वहां 7 अक्टूबर 2023 के पहले से 8 महीने से लगातार बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट होते रहे, हम सब देखते हैं। तो ये जो पूरा मामला, अभी जब मामला खुलेगा तो हकीकत आएगी। जो इजराइल में लोग मारे गए, हमास ने कितने मारे, और वहां की फोर्सेस ने कितने लोगों को मारा, क्या किया। अभी क्योंकि एक टर्म होता है कैप्टन साहब, मुझे वो टर्म मालूम नहीं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब ये खतरा लाक हो जाए कि कहीं हमारे लोग वहां चले न जाए, पकड़ न लें, तो ऐसे में कुछ ऐसा होता है कि भाई मार दो। तो इस तरह क्या कहते हैं कैप्टन साहब, जरा बताएंगे, हम उस पे भी थोड़ा से। जी कैप्टन साहब, सुन पा रहे हैं? जी अ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। हाँ जी, बताइए, पूछिए। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक टर्म होता है कि किसी फौज को या वो उसको लगे मुल्क को कि हमारे लोग अरेस्ट हो जाएंगे या अगवा कर लिए जाएंगे, तो हम पे दबाव बन सकता है। तो कुछ ऐसा होता है क्या कि वो अपने लोगों को ही उनका काम तमाम कर देते हैं? क्या कुछ ऐसी पॉलिसी होती, बताते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नेतन्याहू के ऊपर खतरा तो बहुत ज़्यादा है। उनके ऊपर खतरे हर दिशा से हैं। उनके देश के अंदर भी काफ़ी लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। क्या इज़राइल के अंदर मोसाद और शिन बेत में कुछ लोग हैं जो नेतन्याहू को पसंद नहीं करते हैं? ज़ाहिर बात है, मोसाद और शिन बेत के लोग तो रिटायर होने के बाद कोर्ट में गए हैं नेतन्याहू के खिलाफ। बाहरी खतरा भी उनको काफ़ी ज़्यादा है। जबकि वैसे ईरान ने अभी तक ऑफ़िशियली कभी नहीं डिक्लेयर किया कि नेतन्याहू को वो कोई नुकसान पहुँचाएँगे। हाँ, ये अलग बात है कि ईरान में जब जलसे होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, तो लोग प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ईरान के प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशंस एक बैनर खड़ा कर देती हैं, एक प्लेकार्ड खड़ा कर देती हैं। लेकिन ईरान ने ऑफ़िशियली अभी तक कभी नहीं कहा कि दुश्मन को एलिमिनेट करना, दुश्मन का कत्ल कत्ल करना उनकी ऑफ़िशियल पॉलिसी नहीं रही है। जब वो अमेरिका में जाएँगे तो अमेरिका में भी
एक तबका है, छोटा-सा तबका है जो कि नेतन्याहू को पसंद नहीं करता है। तो बहरहाल जब वो अमेरिका जाते हैं इसलिए एफबीआई अपना डबल सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर लेती है। जब भी नेतन्याहू अमेरिका जाते हैं तो जो सीक्रेट सर्विस है वो अमेरिकन राष्ट्रपति को तो प्रोटेक्शन देती है, नेतन्याहू को भी उतनी ही प्रोटेक्शन देती है। तो नेतन्याहू के बुरे दिन क्या आने वाले हैं? ज़ाहिर है इस बात है इसमें कोई शक नहीं है। आने वाला जो इलेक्शन है अक्टूबर के महीने में नेतन्याहू हार जाएँगे। लिकुद पार्टी और सिमट जाएगी और ऑपोज़िशन पार्टीज़ पावर में आ जाएँगी। इसके पूरे इंडिकेशंस हैं। तो उसके बाद नेतन्याहू के ऊपर जो 4-5 कोर्ट केस चल रहे हैं करप्शंस के या एडमिनिस्ट्रेशन में ढील देने के और उनकी वाइफ पे भी जो करप्शन केस चल रहे हैं, गिफ्ट लेने के वो ब उसके जिस दिन नेतन्याहू लड़ाई बंद हो जाएगी और नेतन्याहू इलेक्शन हार जाएँगे, तो उसके बाद अगले कुछ सालों तक उन्हें हर सोमवार को, हर बुधवार को कोर्ट में ही पेशी देनी पड़ेगी। जी। पेशी भी देनी पड़ेगी, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अब पहली फुर्सत में जेल भी चले जाएंगे, क्योंकि इतना मामला है। और अगर हल्का फुल्का मामला होता तो अमेरिका ने जितना प्रेशर बनाया था प्रेसिडेंट पे, इजरायली प्रेसिडेंट पे, तो इन्हें माफ कर दिया जाता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नाकाबिले माफी जुर्म है इन्होंने किया है। और अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी। कैप्टन साहब, आखिरी बात, जो आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई साहब फिर सामने नहीं आए, लेकिन उनका बयान आया है और उन्होंने बहुत सख्ती से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर की तो कोई हैसियत नहीं, उन पे कोई इत्मीद नहीं करता है, लेकिन हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली नस्लें याद करेंगी। ईरान कम से कम पहले कहता तो शायद लोग हंसते कि भाई ये क्या कह रहा है ईरान, ईरान ऐसा कुछ नहीं क्या। लेकिन आप एज ए मिलिट्री मैन, क्या ईरान आज की तारीख में इस पोजीशन में है कि कुछ ऐसा कर जाए जो अमेरिका के लिए वाकई सरप्राइजिंग हो जाए दुनिया के लिए? हाँ, डॉक्टर रिज़वी अगर मुस्तफ़ा ख़मैनी के यहाँ से बयान आता है तो इसके 2 मायने हैं कि एक तो वो अभी भी हैं और दूसरा है कि अलर्ट हैं और तीसरी बात है कि ईरान के लोग अभी भी उनकी बात को सुनते हैं। क्या अमेरिका को खतरा आएगा भविष्य में ईरान की तरफ से? क्या डोनाल्ड ट्रंप को भविष्य में खतरा आएगा ईरान की तरफ से? और किस रूप में आएगा? ईरान चोरी-छिपे पीछे से वार करने में यकीन नहीं करता है। जिस तरह से सीआईए या मोसाद घटिया हरकतें करती रही हैं, अपने एजेंट्स को, ये भाड़े के टट्टुओं को या सुपारी देकर उन्होंने ईरान के साइंटिस्ट का कत्ल किया है, ईरानी जनरल्स को मार डाला है। ईरान इस तरह की पॉलिसी में यकीन नहीं करता है। तो ईरान ने जो नुकसान पहुँचाना है अमेरिका को, वो लड़ाई के मैदान में पहुँचाएगा और ईरान ने अमेरिका को जो नुकसान पहुँचाना है वो ट्रेड, कॉमर्स जैसे अभी देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे पहुँचाएगा। जी। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। और अब कुछ चीजें ऐसी जरूर ईरान ने डेवलप की हैं, और जैसा कि चीन और रूस वो मुसलसल उनको ताउन भी कर रहे हैं, और ईरान एक स्ट्रांग पोजीशन में है और उसके हौसले बुलंद हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, इतनी बड़ी जंगों के बाद, इतने ज्यादा लोगों के मारे जाने के बाद, अगर ईरान अब भी कोई बयान देता है, मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक सवाल आपसे आया है, उसका भी मैं चाहता हूँ एक शॉर्ट में जवाब हो जाए। देवनाथ सर, क्या नेतन्याहू इलेक्शन हार जाता है तो ये जंग खत्म हो जाएगी? ये सवाल किया गया है। हाँ, देखिए अगर नेतन्याहू हार जाते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है ये जंग फ़िलहाल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि नेतन्याहू के दबाव में ही मोसाद बार-बार गलत रिपोर्ट बनाता रहता था और सीआईए को देता रहता था कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। तो जैसे ही नेतन्याहू चले जाएँगे तो मोसाद भी इस तरह की गलत रिपोर्ट नहीं बनाएगा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है और फिर सीआईए भी मानती है कि देखिए सीआईए के तो जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ऑफिशियली बयान दिया है कि सीआईए के पास भी कोई सबूत नहीं है कि ईरान हथियार बना रहा है। तो जंग उसी दिन खत्म हो जाएगी। जी।
तो बहरहाल यही जुमला सबसे बेहतरीन है कि जंग ख़त्म हो जाए, और हम सब यही चाहते हैं कि जंग ख़त्म हो। और हम हिंदुस्तानी तो कभी सोचते ही नहीं कि जंग हो, और कहीं भी हो, किसी भी तरह की। हम तो ये चाहते हैं कि हर तरफ खुशहाली हो, अमन-अमान हो, और कैप्टन साहब की दुआएँ उसमें हमेशा शामिल रहती हैं कि बस कैप्टन साहब तो चाहते हैं, देखिए, हमारा मुल्क और तमाम ऐसे हालात हों कि गिरद-पेश में फूल हों, बढ़िया अच्छे पौधे हों, सामने आइसक्रीम लगी हो, बच्चे खेल रहे हों, तो ये ज़िंदगी जो है और कैप्टन साहब जो है शरीके हयात के साथ अपना एन्जॉय कर रहे हों, तो यही जो है ज़िंदगी का असल है। और मैं समझता हूँ कि हम सबको इसी बात के लिए दुआ करनी चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, कि आप इसी तरह से मुस्कुराते रहें, और हम सब के सरों पे आप जैसे शख्सियत का साया हमेशा बरकरार रहे। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद।